गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का जो क्लास है तो उसका फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो क्या होता है कि वर्णमाला हमारा होता है। तो वर्णमाला जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे क से लेकर ग तक और अ से लेकर अ तक ये हमारे क्या होते हैं, वर्णमालाएं होती हैं। इन्हीं से हमारा हिंदी का टोटली सब कुछ बना हुआ है, यानी कि जितने भी शब्द हैं इन्हीं सब वर्ड से मिलकर ही बना हुआ है। तो हम लोग वर्णमाला के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला उसे हम कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये वर्ण क्या होते हैं? तो क्वेश्चन उठेगा ना, जैसे वर्णमाला, पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया कि वर्णमाला क्या दे दिया, वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला क्या होता है तो हम जानते हैं, हम का परिभाषा इसका होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो वर्णमाला का परिभाषा हो गया। तो इसमें एक शब्द आ रहा है कि वर्ड, तब तो ये वर्ड क्या होते हैं? तो वर्ड जान लेते हैं क्या होते हैं। तो वर्ड उसे कहते हैं, यानी कि वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहिए चाहे इकाई कहिए, यानी कि हिंदी भाषा में अब इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। तो हिंदी भाषा के सबसे छोटी ध्वनि या हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अक्षर भी कहते हैं ना, कि ये अक्षर लिखो तो वो अक्षर लिखो, यानी कि इसे अब तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसे कहते हैं हिंदी भाषा की क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, सबसे छोटी इकाई या इसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी कि अब इससे छोटा हिंदी भाषा में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें एक और शब्द आ गया भाषा। ये भाषा अब क्या होता है? तो भाषा भी जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, भाषा क्या होता है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस भाव में करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। क्योंकि देखिए, हमें अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर क्या है, हम किसी दूसरे से करें, यानी कि अपने भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। यानी कि भाषा कुछ नहीं है, हमें अपने भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए जिस चीज़ का हमको सहायता लेनी पड़ती है उसे भाषा कहते हैं। और ये भाषा कितने प्रकार की होती है? तो कोई पूछेगा तो बताइएगा 3 प्रकार की भाषा होती है। तो ये जो हमारी भाषा होती है कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक मौखिक भाषा होती है, यानी कि जब हम किसी एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं? कहकर, यानी कि बात कर रहे हैं, यानी कि मुंह से बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करें? तो मौखिक भाषा का। और दूसरा भाषा होता है लिखित भाषा। कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा में जैसे कि पहले के लोग क्या होते हैं कि लेटर लिखा जाता था, जैसे पत्र लिखा जाता है। कोई जैसे बहुत दिल्ली में है और हम लोग क्या है वाराणसी में है या बनारस में है, तो क्या करते थे? तो बनारस से पत्र लिख कर कहाँ भेजा जाता है? दिल्ली भेजा जाता था। तो यानी कि लिख कर भेजा जा रहा है। तो जो कि लिख कर भाषा का जब आदान प्रदान होता है तो लिखित भाषा कहलाता है। और जब वो बोलकर किसी भाषा का आदान प्रदान होता है तो मौखिक भाषा कहते हैं। और तीसरा एक भाषा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा तीसरा का कौन सी भाषा है? तो सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि संकेत में कि जैसे 2 दोस्त 4 दोस्त हैं और 2 दोस्त को समोसा खाने जाना है, तो दूसरा दोस्त जो कहता है तो चारों से कहेगा तो नहीं, 400 कहेगा तो यानी कि सबको जाना पड़ेगा। तो जिससे को साथ में ले जाना होता है तो उसे इशारे में ही बातें कर लेता है। तो जब इशारे में हम कोई बात करते हैं तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्योंकि उस समय किसका उपयोग करें? तो संकेत के द्वारा, ना हम मुंह का उपयोग करें और न ही लिख कर, यानी कि ना कोई बात भी कुछ कह भी रही हैं और ना लिख भी रहे हैं। ओनली फॉर क्या करें? इशारा करें। यानी कि वो अगर हमारी तरफ देख रहा है तो हम इशारा कर देते हैं तो वो समझ जाता है कि नहीं, हमें कोई समोसा खाने जाना है, तो दोनों क्या करते हैं? चले जाते हैं। और जो उसके साथ में बैठे होते हैं 4 दोस्त, तो उनको पता भी नहीं चलता है। तो भाषा कोई पूछेगा तो क्या होते हैं? कि भाषा वो होते हैं कि जिससे हम अपने भावों को और विचारों का क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा ये जान के कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो ये भाषा हो गई। और भाषा में क्या होता है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ड कहते हैं। और वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाएगा। जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए, इसी में क्या लिखा है? वर्णमाला, यानी कि वर्णों का जब माला हम गुह देते हैं। देखिए, माला तब अच्छा लगता है जब उसे एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे लाल मोती, पीला मोती, काला मोती हम लगाते हैं तो अच्छा लगने के लिए लगाते हैं, यानी कि उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तब ना अच्छा लगता है। नहीं तो हम कहीं काला, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं हरा लगा देंगे तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो इसलिए कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ऐसे अगर जैसे क के बाद प लिखेंगे तो इसका
कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि उसे हम वर्णमाला के नहीं कहेंगे, क के बाद ख ही आता है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और जो भाषा होता है अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति से के साथ हमको किसी साथ लेनी पड़े भाषा की, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये था हमारा व्याकरण था। तो अब वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्ण में पढ़ते हैं क्या होता है, तो देखते हैं। अब पढ़ते हैं वर्णमाला। तो हम जान गए कि वर्णमाला क्या होते हैं, तो वर्णों को व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण अच्छा, क्योंकि हमारे हिंदी में जो व्याकरण है ना, तो इसके इसी से शुरुआत होती है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जो भी हो, अगर हिंदी का अगर उसमें है, यूपी पुलिस भी है, तो अगर इसमें हिंदी है तो हिंदी में वर्णमाला से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर हमको देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल भी होता है। तो देखते क्या है, जैसे वर्ण या अक्षर हो गया, तो पूछता है कि वर्ण या अक्षर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो बस कितने पूछेगा तो हम बताएंगे 44 होते हैं। कितने होते हैं, तो 44 पूछते हैं। कैसे 44 होता है, तो देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले ये वर्ण जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर 44 हमको समझ में आएगा। और एक देखिए 52 होता है, तो ये 44 और 52 तब हमको समझ में आएगा जब हम वर्ण जान लेते हैं। तो वर्ण के प्रकार पूछेगा तो कितने होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है स्वर होता है, और दूसरा प्रकार क्या होता है, व्यंजन होता है। पहला प्रकार क्या है, स्वर है, तो दूसरा प्रकार क्या है, व्यंजन है। तो स्वर किससे कहते हैं, तो स्वर उसे देखिए वर्ण का ही भाग है स्वर, जिसे हम लोग अ से अ तक कहते हैं ना, तो वो हमारे स्वर कहलाते हैं। और जो कि क से ज्ञ तक होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो स्वर किससे कहते हैं, तो जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, यानी कि जिसे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, रूप से बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी कि अगर हम उसमें किसी चीज़ की हमको सहायता की जरूरत नहीं है, यानी कि उन्हें बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र का मतलब समझिए फ्रीडम, यानी कोई भी उसमें बाधा नहीं है। तो जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। और जिन्हें स्वर की सहायता से, यानी कि स्वर की सहायता से बोला जाता है, सहायता से बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोल लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर की संख्या, जैसे स्वर कितने से होते हैं, तो स्वर देखिए ऐसे हम पूछेगा तो 11 होते हैं, लेकिन जब कुल पूछेगा तो 13 होते हैं। देखिए 11 कैसे होते हैं, तो देखिए अन और अ को जब नहीं लिया जाता है तो कितना हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। लेकिन जब अन और अ को लिया जाता है तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो ऐसे स्वर पूछेगा कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। लेकिन जब पूछेगा कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। ये अभी जानते हैं। तो नॉर्मली स्वर कितने होते हैं, यानी कि पूछेगा तो कितने स्वर होते हैं, बस ऐसे लिख देगा क्वेश्चन में कि स्वर कितने होते हैं, तो आप 11 लिखिएगा। लेकिन जब पूछेगा कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 13 होते हैं। उसी तरह से व्यंजन पूछेगा तो नॉर्मली व्यंजन पूछेगा तो 33 बताइएगा। कह देगा कि पेपर में लिखा रहेगा कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आप 33 बताइएगा। लेकिन यहीं पर पूछेगा कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन जब पूछेगा तो आप 39 बताइएगा। अब 39 कैसे, आप लोग तो जानते हैं कि क से ज्ञ तक 36 होता है, लेकिन नहीं, इसमें 3 ठोर होता है। देखिए एक आप लोग स्वर लिखते हैं तो ये स्वर होता है, एक सड़क में और लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और एक ढ में इस तरह से लिखते हैं, तो ये भी 3 जुड़ जाता है। तो 36 तो हम जानते हैं, तो 36 के बाद 3 ठो जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। तो अब देखिए नॉर्मली जब स्वर व्यंजन यानी पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या बताइए, तो जब वर्णों की संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे 11 और 33 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। 11 और 33 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि कुल कितने वर्ण होते हैं, तो देखिए कुल 13 और 39 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। यानी कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। और ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में वर्णमाला के अल्फाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं, लेकिन वहीं पर 26 का दुगुना हिंदी में हो जाता है। यानी कि 26 का दुगुना कितना होता है, 52 होता है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या यानी कुल अक्षरों की संख्या कितना हो जाता है, 52। लेकिन वही इंग्लिश में पूछता है तो 26 होता है। तो हिंदी देखिए उसका दुगुना हो जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ऐसे तो लग रहा है। तो देखिए हमें इसमें देखिए जब नॉर्मली पूछेगा तो ये बताएंगे 11 और 33 कितना होता है, 44 होता है। लेकिन जब कुल वर्ड पूछेगा, वर्डों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे, 52 बताएंगे। ये नॉर्मली चीज़ें, तो इसी हमको जानना चाहिए। अब पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, इनसे डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले स्वर पढ़ते हैं, स्वर क्या होते हैं, तो स्वर पढ़ते हैं।
अब देखिए, अगर हम पढ़ते हैं स्वर के किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं, तो अभी हम लिखे बताए हैं आप लोग कि स्वर किसे कहते हैं, कि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्डों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर के 3 भाग होते हैं। स्वर के कितने भाग होते हैं, तो स्वर के 3 भाग होते हैं। देखिए, स्वर के 3 भाग होते हैं। पहला एक होता है हरस्व स्वर, इसे कहते हैं हरस्व स्वर कहते हैं। पहला हमारा होगा हरस्व स्वर, और दूसरा जब होता है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर। और जो तीसरा है वो तीसरा हमारा क्या हो जाता है, प्लुत स्वर होता है। क्या होता है, प्लुत स्वर। देखिए, पूछेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के हमारे होते हैं। पहला हो गया हरस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया हमारा प्लुत स्वर। तो हरस्व स्वर किसे कहते हैं, हरस्व स्वर उसे कहते हैं जिन्हें बोलने में क्या लगता है, कम समय लगता है। यानी कि जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, बोलने में, जिन्हें बोलने में क्या लगता है, कम समय लगता है, कम समय लगता है। यानी कि ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे वो हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं, तो हरस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि इन्हें बहुत तुरंत जल्दी से ही बोला जाता है। तो ये इनकी संख्या पूछता है तो कितना होता है, तो इनकी संख्या कुल 4 होती है। कौन कौन सी होते हैं, तो देखिए, ये अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, और क्या होता है, री होता है। तो देखिए, ये 4 हो गए, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यानी कि ये कुल संख्या 4 हो गए। तो ये चारों क्या कहलाते हैं, हरस्व स्वर, क्योंकि इन्हें बोलने में ज़्यादा समय नहीं लेता। देखिए, अ, आ, आ की तुलना में अ को हम जल्दी बोल देते हैं। उसी तरह से ई, मतलब बोलते हैं अ, आ, ई, ऐसे बोलते हैं ना, अ, आ, ई, उ, इस तरह से बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि अ हो गया, तो अ में भी हमको बहुत कम समय ले रहे हैं, लेकिन आ के अपेक्षा में, और छोटी में भी क्या करते हैं, बड़ी की अपेक्षा में हम कम समय लेते हैं। और ऊ छोटा ऊ है तो बड़े ऊ को हम कम समय लेते हैं। उसी तरह से री भी है, तो री में भी क्या कहते हैं, एक छोटी री भी होता है, बड़ा री भी होता है। तो हम क्या कहते हैं, उसकी तुलना में क्या है, छोटा री, तो इसमें भी कम समय लगता है। तो हमारे जो होता है हरस्व स्वर होता है, तो हरस्व स्वर की संख्या 4 होती है, अ, छोटी, छोटा ऊ, री। तो इन्हें क्या कहते हैं, बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसे हरस्व स्वर कहते हैं। वहीं पर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, जिन्हें हरस्व स्वर की तुलना में, यानी कि हरस्व स्वर से बोलने में दुगुना समय लगता है। यानी कि हरस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, यानी कि तुलना या हरस्व स्वर की तुलना में जो बोलना होता है, यानी बोलते हैं, उसमें क्या लगता है, दुगुना समय लगता है। यानी कि इसकी तुलना में इसमें दुगुना समय लगता है। यानी कि दीर्घ स्वर में, दीर्घ माने बड़ा होता है ना, तो इन्हें बोलने में हमें, जो चीज़ बड़ा होता है उसे बोलने में हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हरस्व स्वर की तुलना में इसमें दुगुना समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जब पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, तो 7 बताएंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 7। अब कौन कौन सी होती है, देखिए, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और ए हो गया, ऐ हो गया, और क्या हो गया, ओ हो गया, और क्या हो गया, अ हो गया। यानी कि ये 7 गो होते हैं, जो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, अ, ये 7 की संख्या क्या कहलाते हैं, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें हरस्व स्वर की तुलना में बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इसे दीर्घ कहते हैं। क्योंकि ये बड़ा हो गया तो बड़े चीज़ को हम लोग दीर्घ कहते हैं ना, दीर्घ लघु कहते हैं ना, तो दीर्घ इसीलिए, यानी कि इसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर है। तो इसे क्या किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर उसे कहते हैं कि इन दोनों की तुलना में बोलने में जितनी गुना समय लगता है, 4 समय लगता है। यानी कि इन दोनों जो होते हैं ना, इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा इसी में समय लगता है। तो लिख सकते हैं कि इसमें क्या लगता है, 3 समय लगता है, 3, इसमें 3, यानी कि 3 या 4 समय लगता है। क्या इसमें लगता है, तो 3 या 4 समय लगता है इसको बोलने में। जैसे हम लोग मंत्र तो देखते हैं कि मूवी देखते हैं, तो जो साधु लोग, ऋषि मुनि होते हैं, वो तपस्या करते हैं, तो ओम बोलते हैं, तो ओम को खींचते हैं। जैसे ओम लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ओ, ऐसे बोलते हैं ना, ओम। तो तुरंत नहीं ओम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ओम, इस तरह से बोलते हैं। इसी तरह से राम भी अगर हमको बोलना होता है तो राम, इस तरह से बोलते हैं ना। तो यानी कि इससे बोलने में क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा समय लगता है। तो जिसमें ज़्यादा समय लगता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो प्लुत स्वर में ही मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। यानी कि मंत्र जब बोले जाते हैं, यानी कि कोई ऋषि मुनि होते हैं तो तपस्या करते हैं, तो किस स्वर का उपयोग करते हैं, तो प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। तो किसी भी भगवान का जाप किया जाता है तो क्या, कौन से स्वर में, तो प्लुत स्वर में। इससे भगवान भी हम जानते हैं कि खुश हो जाते हैं। तो ये हमारा प्लुत स्वर, इसमें नहीं। और देखिए, स्वर में 2 बच जाता है, 2 बच जाता है। कौन कौन सा, अन और अह बच जाता है, अन और अह बच जाता है। तो अन और अह को क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह।
अयोगवाह कहा जाता है। इन दोनों को अयोगवाह कहा। अनु को क्या कहा जाता है? तो अनुनासिक कहा जाता है। अनु को अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। और अ को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हमारे हिंदी में भाषा में यानी कि हिंदी में कितने अयोगवाह हैं, तो हम बताएंगे कि 2 हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अन और अ होते हैं। अन को कहा जाता है अनुस्वार कहा जाता है, और अ को क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था? स्वर था। ये हमारे स्वर हो गए। अब स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन आता है। तो अब व्यंजन देखते हैं क्या है। तो व्यंजन देखते हैं। अब जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो अभी बताए थे कि व्यंजन उसे कहते हैं कि जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जैसे हम क भी बोलते हैं तो क में अ छिपा रहता है, क प्लस अ, इसलिए उसका मीनिंग क्या लिखते हैं? के ए लिखते हैं। तो के ए से क्या होता है? क हम लोग कहते हैं ना कि क चाहे ख लिखना हो तो जब नाम बनाते हैं तो ए भी लगाते हैं उसके साथ। तो जैसे क भी बोलेंगे तो उसके साथ अ लगा रहता है, ख भी बोलेंगे तो उसके साथ भी अ लगा रहता है। यानी कि इसे बोलने में किसकी सहायता हमको लेनी पड़ती है? तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि स्वरों की सहायता से ही जो स्वर वर्ड या अक्षर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों की संख्या देख ली, व्यंजन कितने होते हैं। तो अभी व्यंजन आपको बताया कि नॉर्मली व्यंजन पूछेगा तो आप 33 बता दीजिएगा, और जब कुल पूछेगा तो कितना बताएंगे? 36 बता दीजिएगा। जब नॉर्मली पूछेगा कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 होते हैं, लेकिन कुल पूछेगा तो 39 बताइएगा। कुल पूछेगा तो 39 बताइएगा। क्यों 39 होगा? क्योंकि 3 ठो 36 तो हम जानते हैं, 3 को क्या जुड़ जाता है? स्र अड़ और क्या होता है? ढ जुड़ जाता है। ये 3 ठो जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है? 39 हो जाते हैं। तो व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। व्यंजन को कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए व्यंजन क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। पहला कौन सा हो गया? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। और हो गया एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और एक हो गया उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, व्यंजन। और एक हो गया संयुक्त व्यंजन। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के ये होते हैं। यानी कि एक होता है स्पर्शी, दूसरा का होता है अंतस्थ, तीसरा का होता है उष्म, चौथा का होता है संयुक्त। ये 4 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। तो देखिए क्या आते हैं कि स्पर्शी व्यंजन में क्या आता है। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसकी संख्या कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे आप? 25 बताइएगा। क्यों ये 25 बताइएगा? क्योंकि देखिए क से लेकर म तक, यानी कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक की म तक कि जितने भी स्वर होते हैं, सॉरी जितने भी व्यंजन होते हैं, यानी कि क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो एक क से लेकर म तक में देखेंगे, देखिए क से अंग में 5, च से य में 5, ट से अड़ में 5, और त से न में भी 5, और प से म में भी 5, यानी कुल कितने हो गए 5 का? तो 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यानी कि क से लेकर म तक में कुल कितनी संख्या होती है अक्षरों की? तो 25। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? तो 25 हो गए। उसी तरह से पूछेगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होती है? तो य होता है, र होता है, ल होता है, और क्या होता है? व होता है। य र ल व ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसी तरह से उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए कौन कौन सी होती है? तो क्या क्या होती है? स और स और एक ह, यानी कि ये किसी का बड़ा सा, फिर षटकोण सा, फिर सड़क सा, और ये ह। तो यानी कि इससे देखिए क्या कहते हैं? ये स, ये स और ये स और एक ह, इस 4 मिलकर कितना होगा? 4। तो इसे क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। अगला है उष्म व्यंजन। अगला है उष्म विश्व व्यंजन की संख्या पूछेगा तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? तो 4 ही होती है। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 3 तो स हो गए, स और स और एक हो गया ह, यानी कि 3 ठो स और एक ह को जब मिला देते हैं तो कौन सा बन सकता है? उष्म व्यंजन। क्योंकि उष्म का मतलब जब इसे बोलते हैं तो मुंह से हमारे क्या निकलते हैं? उष्मा निकलती है। तो संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो संयुक्त व्यंजन अगला है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें पूछेगा तो इसी को भी बताएंगे कि 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से होता है? एक छ होता है, एक क्या होता है? त्र होता है, एक क्या होता है? ज्ञ होता है, और एक क्या होता है मेरा? स्र होता है। देखिए ये स्र होता है। तो पूछेगा इस संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो स्पर्शी शुरू से देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन जब पूछेगा तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो स्पर्शी व्यंजन संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो क से लेकर म तक के जितने भी वर्ड या अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, और त थ द ध न,
प फ भ भ म, यानी कि इसके टोटली संख्या लेते हैं तो 25 होते हैं। तो ये 25 संख्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं तो य र ल व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य र ल व, ये चारों क्या कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला मेरा क्या था उष्म व्यंजन था। उष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी थी तो उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है तो 3 ठो तो स हो गया, जैसे फिर एक ह हो गया, तो यानी कि 3 स और एक ह ले लेते हैं तो कौन सा हो जाता है व्यंजन तो उष्म व्यंजन हो जाता है। अगला लास्ट वाला है मेरा कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने भी होते हैं तो ये भी 4 होते हैं। तो 4 हो गए, तो देखिए कौन कौन से छ त्र ज्ञ और स्र, छ त्र ज्ञ और स्र, ये हमारे क्या कहलाते हैं तो उष्म व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये दो दो वर्ड से मिलकर बनते होते हैं, यानी कि दो दो अक्षर से मिलकर इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो कल की क्लास में आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल इसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से मिलकर बने हुए हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष व्यंजन, ये सब क्या होते हैं तो ये कल की क्लास पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए क्या है, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।